पिछले 20-25 सालों में अगर कोई ऐसा दर्द है जिसने लोगों की नींद खराब कर रखी है, वो है शोल्डर पेन यानी कंधे का दर्द, फ्रोजन शोल्डर। मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मुझे गर्दन या बैक पेन की वजह से नींद खुलती है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर या जब बहुत पेन होता है कंधों में, तब ये बहुत बार होता है कि इस तरह के हॉन्टिंग पेन्स रात को 2, 3, 4 बजे लोगों को सताते हैं और उन्हें लिटरली उठकर बैठना पड़ता है। तो फ्रोज़न शोल्डर है क्या? बेसिकली ये एक लेमन टर्म है। फ्रोज़न शोल्डर यानी कि जो कंधा जाम हो चुका है, उसे हम कहते हैं फ्रोज़न। हालाँकि इसके साइंटिफिक नाम अलग-अलग हैं। इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से जाना जाता है और पेरियाथ्राइटिस शोल्डर भी कहा जाता है। ये होता किस वजह से है? बेसिकली जब हमें कोई माइक्रो इंजरी हो जाए, जैसे कि आप अगर जिम में चले गए और वहाँ पर आपने कोई वज़न उठा लिया या किसी तरह से पुशअप्स कर लिए, इन ऐसी चीज़ों से जब कोई माइक्रो इंजरी कंधे के अंदर हो जाए और अगर वहाँ पर कोई सूजन हो जाए, वो हील होने में जो एक्टिविटीज़ होती है, तो बेसिकली जैसे आपने देखा है कि कोई कट भी होता है बॉडी पे, तो वो अपने आप हील हो जाता है, होता है ना? वैसे ही अगर कंधे के अंदर भी चोट लगी है, तभी भी बॉडी जो है वो कोशिश करती है अपने आप हील होने की। लेकिन कभी-कभी वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक्सेस हो जाता है और वो जो टिश्यूज़ है वो एक्सेस फॉर्मेशन हो में चले जाते हैं, यानी कि थोड़े टाइट, थोड़े इन्फ्लेम्ड और इस तरह से वो कंधा हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को बहुत पेन होने लगता है और यहाँ तक कि मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आती है। डायबिटीज के साथ इसका क्या कनेक्शन है, ये तो भगवान ही जाने। पर कई बार ऐसी कोई प्रिकर्सर इंजरी ना भी दिखे, तभी भी डायबिटिक पेशेंट्स को ये अपने आप ही हो जाता है। इसे हम इडियोपैथिक रीजंस कहते हैं। कभी-कभी किसी को इमोबिलाइजेशन की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। जैसे कि कोई अगर बहुत दिन तक बेड रेस्ट पे है या हॉस्पिटल में एडमिट है और जहाँ पर उनके कंधे की मूवमेंट नहीं की गई है, या तो करवाई नहीं गई है या फिर वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की कंडीशन में भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन। ये इमोबिलाइजेशन उनको सजेस्टेड भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्चर है और उस समय उसे हील करने के लिए इमोबिलाइजेशन की सलाह दी जाती है और तब भी फ्रोजन शोल्डर आफ्टर दैट हीलिंग हैपेंस तब भी होकर रह जाता है। जब हमें कोई डे टू डे एक्टिविटीज करने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, जैसे कि बैक पॉकेट से वॉलेट निकालना या फिर ऊपर की सफाई करते हुए आपको ध्यान आएगा कि कुछ दर्द है, पीछे से कोई तुरंत इस तरह से आप कोई चीज लेने जाते हैं, कोई पिलो ही कभी उठाकर आप इधर उधर डालना चाहते हैं, कोई बैग ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, कभी झाड़ू लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह की मूवमेंट में कहीं ना कहीं ये कंधा जो है आपको बोलने लगता है, भाई मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज टेक केयर ऑफ मी, एंड दैट्स योर इंडिकेशन। आप उसे उसी समय प्लीज एक्नॉलेज करें। ऑलवेज रिस्पेक्ट पेन बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। कभी टी शर्ट पहनने या उतारने में, यानी कि कपड़े पहनने में आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से आपके हाथ नहीं जा पा रहे हैं, कार का दरवाजा बंद करने में दिक्कत हो रही है, शॉपिंग बैग्स उठाने में दिक्कत हो रही है, इंडिकेशन है कि फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत हो सकती है। अब आप कहेंगे मुझे ये सारे दिक्कत तो हो रही है सारी तरह की, कपड़े पहनने में दिक्कत है, कार का दरवाजा बंद करने में, वॉलेट निकालने में, व्हाटएवर, बट मेरा कंधा जो है वो पूरा ऊपर नीचे हो पाता है। दैट जस्ट इज एन इंडिकेशन कि ये शुरुआती दौर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्द होगा तो सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे? उस दर्द को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब ये हल्के हल्के दर्द शुरू होते हैं तो हम क्या करते हैं,
हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से, बहुत इंटेलिजेंटली कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स सीख जाती है। तो जो काम आप राइट हैंड से, अगर राइट हैंड में आर्म में दर्द है, तो आप वो चीज़ें लेफ्ट आर्म से करना शुरू कर देते हैं, या फिर उसको इस तरीके से करेंगे कि आपको वो हाथ उस तरह से यूज़ ही नहीं करना पड़े, जिसमें आपको दर्द आ जाते हैं। और ऐसे करते-करते जो हमारी मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्शन में चली जाती है। ऐसे तो अब फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने आप में माहिर हैं इस सिचुएशन को गेज करने के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए। लेकिन अगर आपको ऑफिशियली एक सही डायरेक्शन में या सही प्रोटोकॉल से जाना है, तो आप एक ऑर्थोपेडिशियन की सलाह लें। जब दर्द अक्यूट है, यानी कि नया-नया, ताज़ा-ताज़ा शुरू हुआ है, अभी कुछ ही दिनों से है, और लेकिन वो आपके अपने कुछ कहीं करने या नहीं करने से गया नहीं है, एंड दैट हैज़ बीन देयर, दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू सी अ डॉक्टर हू इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक ऑर्थोपेडिशियन यानी कि हड्डियों के डॉक्टर के पास आप जाकर एक बार कंधों को दिखा दीजिए, और फिर वो जो दवाई देते हैं उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कभी नौसिया, वॉमिटिंग, डिज़ीनेस, या बहुत नींद आना, ऐसी नींद आना कि इंसान उठ ही नहीं पाए, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो हाउ योर बॉडी इज़ टेकिंग दोज़ मेडिसिन्स, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट अगर ज़रूरत है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आपके डॉक्टर देते हैं, जो आपको पेन किलर्स देते हैं, वो सूजन कम करने में भी सहायता करेंगे, सो यू कैन गो अहेड विद देम। उसके अलावा अगर आपका ये दर्द ताज़ा-ताज़ा है, ओके? क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, आइस पैक और हॉट फर्मेंटेशन कब किया जाए? ठंडा से या सिकाई, और कब की जाए गरम की सिकाई? तो एक जनरल आप रूल समझ सकते हैं कि अगर ताज़ा-ताज़ा दर्द है, अगर आपका ये शोल्डर पेन अभी-अभी हुआ है, नई-नई इंजरी है, तो देन प्रेफर एन आइस पैक। आइस पैक को हमेशा कपड़े में लपेट के करें, और फिर उसको सिकाई की तरह करना है, रख के उसे भूल नहीं जाना है। जैसे हमें गरम से बर्न इंजरीज़ होती हैं, उसी तरह से कोल्ड से भी तकलीफ हो जाती है। सो वी विल अवॉइड कीपिंग एन आइस पैक एंड फॉरगेटिंग अबाउट इट, वो कहीं कंधा और जाम ना कर दे, तो उसकी सिकाई अच्छे से करनी है। कितनी बार करे सिकाई, ये भी एक सवाल है। भाई आप है ना, ताज़ा ताज़ा जब दर्द है तब आप हर 2 घंटे में भी करेंगे सिकाई तो भी ठीक है, अदरवाइज आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार इस तरह की सिकाई कर सकते हैं। तो जो बर्फ की सिकाई है, वो हमारा इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करती है, स्पेशली जब आपको टेंडनाइटिस, इस तरह की सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस जो है, वो बहुत कॉमन एक इन्फ्लेमेशन है एक टेंडन का, या बाइसेप्टल टेंडनाइटिस है। तो जब इस तरह के टेंडन के इन्फ्लेमेशन आपको आते हैं, तो उस समय आपको ये सिकाई बहुत हेल्प करेगी, दर्द में आराम होगा और थोड़ा रिलीफ लगेगा। कई बार तो लोग मानते ही नहीं हैं कि उन्हें फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, क्योंकि कई बार दर्द यहाँ नहीं, कहीं यहाँ पर होता है, व्हिच इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली द शोल्डर जॉइंट। बट दिस आल्सो इंडिकेट्स अ फ्रोज़न शोल्डर। उन्हें पता है कि अगर ये रिलीज़ हो जाए, तो उनका कंधा पूरा घूमने लगेगा। सो आई नो दैट, बट प्लीज़ डू रिस्पेक्ट योर थेरेपिस्ट्स ओपिनियन कि भाई ये फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। जब आपका फ्रोज़न शोल्डर थोड़ा पुराना हो जाए, यानी अब आप लगभग 1 महीना सीनियर हो गए हैं शोल्डर पेन के साथ, तब आप हॉट फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हीटिंग पैड है तो वो भी लेंगे तो चलेगा, बट आई पर्सनली प्रेफर, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट्स को जो है ना मॉइस्ट हीट बहुत पसंद है। तो जैसे आपके पास रबर की थैली होगी, तो रबर की थैली में हम गर्म पानी ओल्ड स्टाइल डालेंगे, और उसके ऊपर जो है टर्किश टॉवल को वार्म पानी में डालकर डुबोकर उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। बहुत हॉट तेज गरम नहीं लेंगे, वार्म पानी में डाल के निचोड़ लेंगे, और फिर उस गरम थैली के ऊपर लपेट के, और फिर उसकी जो सिकाई है वो ऑल ओवर द शोल्डर करेंगे। और उसके बाद जो है आप अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे। कौन सी एक्सरसाइजेस? स्टे ट्यून्ड।
आज मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगी जो आपको बार-बार करनी है जब वो आपकी एक्यूट फ़ेज़ में फ्रोज़न शोल्डर का स्टेज है, ओके? ऐसी केस में लाइक आई सेड आपकी मूवमेंट या तो कंप्लीट दिख रही हो आपको या फिर थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्टेड भी हो, तभी भी आप ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर एक्सरसाइज़ेज़ जो आप कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। शोल्डर जो है ना ये एक ऐसा जॉइंट है जिसके पास बहुत सारी मूवमेंट्स अवेलेबल है। तो ये रोटेशन कर सकता है, ये अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारी तरह के मूवमेंट कर सकता है। और इसीलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। थोड़ी-सी मोबिलिटी ज़्यादा मिल गई है, लेकिन स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। बट इसीलिए इसमें इंजुरीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और इसीलिए ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर रिहैबिलिटेशन। पर अगर सही तरीके से इसको अप्रोच किया जाए, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। अब जब आप अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलने जाते हैं, वो आपको 2-3 तरह से सलाह दे सकते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ दैट ऑर्थोपेडिशियंस पर्सपेक्टिव। तो कुछ ऑर्थोज़ हैं जो कहते हैं कि इसको बिल्कुल भी हिलाइए मत, एकदम से अच्छे से इमोबिलाइज़ करिए, बल्कि इमोबिलाइज़र भी दे देते हैं। कभी-कभी हमें उसे मोबिलाइज़ करते रहना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फिजियो करने के लिए कहते हैं या थेरेपी करने के लिए कहते हैं, जिसमें कि मोबिलाइजेशन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है कंधे की, क्योंकि ये कंप्लीटली जाम हो चुका है। अब उसे खोलना ही पड़ेगा और वो आपके बस की नहीं, अपने हाथ से वो खुलने वाला नहीं है। शोल्डर मोबिलाइजेशन की ना अपनी-अपनी तकनीक होती है। थेरेपिस्ट अगर उसे सही तरीके से करे तो पेशेंट को ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि वो उसी तरह से उसको बाकी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा स्टेबलाइज़ करके और फिर जो मूवमेंट्स हैं वो बराबर से वो कैप्सूल से निकाल कर उस जॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से मेटिकुलसली इस एक्सरसाइज को या मोबिलाइजेशन को प्लान करते हैं और कैरी ऑन करते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी स्ट्रेंथनिंग देते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों बट द आर्म जस्ट गेट्स वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने हाथ को यूज नहीं किया होता है ना बहुत दिन से, तो इसलिए वो शायद आर्म की मसल्स जो हैं वो भी वीक हो जाती हैं। और इसलिए असिस्टिव एक्सरसाइजेस जो हैं वो या तो थेरेपिस्ट गाइडेड होंगे या तो फिर हम कोई अलग अलग तरीके से, जैसे कि हॉरिजॉन्टल सैंडिंग हो गई या अपवर्ड या वर्टिकल सैंडिंग हो गई, वो असिस्ट कर करके हम करते हैं। सी कभी-कभी फ्रोज़न शोल्डर को इम्मोबिलाइज़ करना भी ज़रूरी होता है, बट वो जनरली क्रॉनिक स्टेज में नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें उसे खोलना ज़रूरी है। We'll come to that why we want to open up the joint with probably the therapist's help, but we will come to know कि हमें कभी-कभी वो कंधा इतना वीक हो गया होता है, तो उसके लिए हमें इम्मोबिलाइज़ भी करने की ज़रूरत पड़ती है। That can be done with an immobilizer, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो वो इमोबिलाइज़र इस तरह से रख के कंधा जो है वो लटकेगा नहीं नीचे और स्ट्रक्चर्स और डैमेज नहीं होंगे। उसके अलावा आप जब बैठेंगे तो इस तरह से कोई पिलो आराम से हाथ के नीचे ऐसे लेके और हाथ को ऐसे सपोर्ट करके बैठ जाए, ताकि हाथ नीचे लटके नहीं, कंधे को ज़ोर नहीं पड़े। और क्या अवॉइड करना चाहिए जब फ्रोज़न शोल्डर है या इस तरह का दर्द है कंधे में? तो भाई शॉपिंग बैग्स नहीं उठाएँगे। स्पेशली उस हाथ में नहीं उठाएँगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे हाथ को ज़्यादा परेशान करें। या भाई ट्रॉली बैग्स यूज़ करिए या यूज़ डिफरेंट अदर मेथड्स, डेलीगेट द वर्क और जस्ट ऑर्डर द स्टफ। आजकल सब घर आ जाता है। सूटकेसेस इस तरह से उठा के ऊपर रखना, इधर उठना, इधर खींचना, वो सब थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। अवॉइडेबल चीज़ें जो है वो अवॉइड करेंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज़ेज़ करनी है घर में। हाथ को ठीक करते ही, यानी इधर सेशन हुआ, थेरेपी का सेशन हुआ, इधर गोली खाई और उधर जाके हम उसी हाथ से डस्टिंग कर रहे हैं, उसी हाथ से करछी घुमा रहे हैं, ये सब थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। अब ऐसे तो आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कंधे के लिए, लेकिन जो
सबसे पहले यानी कि आपकी एक्यूट फेज़ में जब आपको बहुत दर्द भी हो रहा है ना, तब ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ आप दिन भर में कई बार करिए और हाँ सोते हुए एक बार ज़रूर करके सोइए। और रात को अगर दर्द होता है तो ये स्लीपिंग पोस्चर्स का मैं वीडियो दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए कि कहाँ पर कैसे पिलो पोज़ीशन करनी है। बेसिकली आपके आर्म को ऐसे टच नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं पे दबाव नहीं आना चाहिए उस एरिया पर वापस। तो इसीलिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे पोस्चर्स हैं उसमें, वो देख के और उस तरह से आराम से सोइए। रात को अगर नींद खुलती है तो उस कंधे को थोड़ा पैम्पर करिए, कुछ जेल लगा दीजिए पेन रिलीफ वाला, हॉट फॉर्मेंटेशन चाहिए तो वो करिए और हल्की-सी थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट्स करके और फिर आप अच्छे से पोज़ीशन करके सो जाइए। तो जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ सिर्फ़ बार-बार करिए और उसके अलावा बहुत सारी अदर एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो धीरे-धीरे करके बढ़ाते रहिए। सो फर्स्ट इज़ दोनों हाथों को इस तरह से हम आपस में इंटरलॉक कर देंगे और बस स्ट्रेट अप एंड डाउन इस तरह से हिलाएँगे। ये आप लेट कर भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपका एक कंधा थोड़ा-सा वीक है, तो हम दूसरे कंधे के सहारे से उसे हेल्प करते हुए यानी असिस्टेड मूवमेंट हम कर रहे हैं, तो इतना दर्द नहीं होगा और रेंज भी कंप्लीट होने में सहायता मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज में हमें बेसिकली हाथ की ये मूवमेंट जो है ये बढ़ानी है। तो अगर ऐसे करने में आपको दिक्कत हो रही है, हाथ को हमने यूं रखा मुट्ठी ऐसे बांधकर और फिर ऐसे अप एंड डाउन जो किया, ये करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, हाथ को यूं पकड़ लेंगे। ओके, अगर आप मान लीजिए राइट हैंड में तकलीफ है हमें, तो हाथ को हमने यूं पकड़ लिया, थोड़ा सा साइडवेज ऐसे उठा लिया, सर के ऊपर ले गए और फिर इस हाथ से इसको हल्के हल्के ऊपर नीचे लेकर आए। ओके, एक ये तरीका है करने का, या फिर आप सिर्फ अप एंड डाउन दूसरे हाथ के सहारे से कर सकते हैं, या फिर आप लेट कर सिर्फ अप एंड डाउन इस तरह से हाथ को कर सकते हैं। इसी को आप दीवार पर हाथ लगाकर और फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरह के मूवमेंट कर सकते हैं साइडवेज। सो बेसिकली दीज टू मूवमेंट्स। And the third, last but not the least movement is this. तो दोनों हाथों को हम पास में रखेंगे, एल्बोज को हम पास में रखेंगे बॉडी के और फिर इनको आउटवर्ड इस तरह की मूवमेंट हम करेंगे सो दैट अब हमारा हाथ जो है वो इस तरह से आउटवर्ड यूं जाएगा। यस, एंड स्लोली आप देखेंगे कि आपकी जो रेंज है हाथों की वो बढ़ती जाएगी। अब आप पूछेंगे कि मुझे दर्द होता रहता है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं तब भी वो एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करूँ या ना करूँ? सो द आंसर इज वेल, ऑलवेज रिस्पेक्ट पेन। अगर वो दर्द है तो आप उस जॉइंट को पहले थोड़ा सा पैम्पर करिए। व्हाई नॉट, थिंक ऑफ पुटिंग सम आइस पैक और द हॉट फर्मेंटेशन, और उसके बाद हम उस पे थोड़ा-सा जेल की सिकाई वो मालिश कर लेंगे और उसके बाद हम सपोर्टेड मूवमेंट्स के साथ करेंगे मूवमेंट चालू, और फिर हम करेंगे रेजिस्टिव मूवमेंट या फिर इंडिपेंडेंट मूवमेंट फर्स्ट एंड देन कम टू रेजिस्टिव, यानी कि हमेशा हम पहले फ्री हैंड मूवमेंट करेंगे आफ्टर द असिस्टिव, फर्स्ट द फ्री हैंड मूवमेंट एंड देन यू ऐड रेजिस्टेंस, यानी कि हल्का हल्का वेट। अब 250 ml की बॉटल के साथ आप शुरू कर सकते हैं, वाटर बॉटल पकड़ के कुछ मूवमेंट्स, एंड लेटर ऑन इंक्रीज द वेट। कभी कभी कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं थेरेपी के लिए, वेदर दे थिंक कि वो शायद थेरेपिस्ट कुछ गड़बड़ ना कर दे, विच आई डोंट नो वेदर दैट इज हैपनिंग, बट अदरवाइज आई वुड लाइक टू से कि अगर वो सही थेरेपिस्ट के हाथ में है आपका पेशेंट, तो आपका पेशेंट सेफ है। क्योंकि अगर अक्यूट फेज में जो थेरेपी करनी है वो होती है बेसिकली पेन मैनेजमेंट की, तो वो करने दीजिए थेरेपिस्ट को। कुछ असिस्टेड मूवमेंट अगर अलाउड है उस कंडीशन को देखकर पेशेंट की, तो वो भी सिखाने के लिए एक थेरेपिस्ट सहायता कर सकते हैं। क्योंकि अगर आर्म को अलग या टेढ़े-मेढ़े तरीके से उठाया गया, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पोज़ीशनिंग से, हाथ को हम कहाँ पोज़ीशन करते हैं उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर इस तरह से गलत तरीके से उठाया गया
तो पेशेंट को दर्द हो सकता है, उससे बेटर है कि वो थेरेपिस्ट के साथ ही कर ले। इसके अलावा कुछ पेन रिलीफ मोडालिटीज़ आपके थेरेपिस्ट आपको दे सकते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने में भी हेल्प करते हैं, थोड़ी हीलिंग भी प्रमोट करते हैं और पेन जो है वो काफ़ी हद तक कम करते हैं। भाई दवाइयों का भी असर कुछ हद तक ही रहता है ना? लेकिन दवाइयाँ सिस्टम के अंदर जाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो किडनीज़ को, लिवर को काम करना पड़ता है ना उनके ऊपर या थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट छोड़कर जाती हैं। बट जो ये थेरेपी मोडालिटीज़ होती हैं जनरली इलेक्ट्रोथेरेपी की या इस तरह की, तब या आप आइस पैक हॉट फर्मेंटेशन जो भी कर रहे हैं, तो ये लोकली काम कर रही हैं, उस एरिया में काम कर रही हैं, तो वो वहाँ का जो है वो सर्कुलेशन बढ़ाकर और उस पे इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो जनरली हमारी सिस्टम को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं कर रही हैं, सो दे आर वेरी सेफ। उनका भी एक स्पैन होता है कि इतने-इतने समय तक काम करेंगी, उसका पेन रिलीफ का टाइम, बट व्हेन दैट इज़ हैपनिंग तब आप मोबिलाइज़ेशन बढ़ा दीजिए। बिट बाय बिट हर दिन थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके मोबिलाइजेशन के साथ जो है कंधा हमारा मूवमेंट उसमें बढ़ती जाएगी विद एवरी सेशन मे बी विद द थेरेपिस्ट और विद बाय एवरी टाइम दैट यू डू द एक्सरसाइजेस। हर बार थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा जो है आपका इंक्रीमेंटल चेंज दिखता जाएगा आपके कंधे की मूवमेंट में। अब वो मूवमेंट के साथ-साथ आपको पावर पर भी थोड़ा-सा काम करना है। जैसे-जैसे मूवमेंट एंड पावर दोनों चीज़ें बढ़ जाएँगी, कंप्लीट रेंजेस आ जाएँगी और डिसेंट सा पावर आ जाएगा, तब आपका पेन अपने आप ही कम हो जाएगा। ऐसे तो हर बॉडी की सहने की अपनी एक क्षमता होती है, तो इसीलिए ये जो पेन स्कोर है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। यानी जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको, आप सोच लीजिए कि अगर 1 से 10 की स्केल में आपको किसी भी दर्द को आँकना हो, 1 सबसे कम है और 10 सबसे ज़्यादा है, तो आप जनरली अपने आप को गेज करेंगे कि ये मेरा जो दर्द है वो कितना है। एकदम ही सहनशीलता से बाहर है, सहन शक्ति के बाहर है, तो वो 10 में 10 हो गया और माइल्ड सा है, थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट है, तो उसको हम शायद 1 दे देंगे। तो हर इंसान की अपनी-अपनी एक क्षमता है उस दर्द को सहने की। आई वुड से जैसे हमने कहा रिस्पेक्ट पेन बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पिल्स पॉप करते रहें, बहुत ही एक अपने मर्ज़ी से दवाई खाते रहें। उनका असर सिस्टम पे होता है, अपनी अंदरूनी सिस्टम्स पर होता है और इसीलिए आई वुड अर्ज कि हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए पेन किलर्स ना खाएँ। हाँ, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखकर की होगी और थोड़ा-बहुत दवाई लेना अक्यूट स्टेजेस में या कभी-कभी क्रॉनिक में भी काम आ सकता है, बट देन you have to be very judiciously using your medicines to cure the body because ultimately what I feel is जब आप अपनी बॉडी को रेडी करते हैं उस मूवमेंट के लिए या उस पावर के लिए तो अपने आप ही दर्द जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, अब हमने सब डिस्कस कर लिया। अब मुझे बताइए कि अगर ये पेन को या इस तरह के फ्रोजन शोल्डर को हमने ट्रीट नहीं किया, मान लीजिए हमने मोबिलाइजेशन नहीं किया, हमने दवाइयाँ नहीं ली, तो क्या होगा? क्या ये फ्रोज़न शोल्डर अपने आप ठीक हो जाएगा? हाँ, सो अ, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि साल भर दर्द हुआ इंसान को और उसके बाद वो कंधा अपने आप ठीक ठीक सो कॉल्ड ठीक हो गया। बट ऐसे कुछ केसेस में होता है और कुछ केसेस में नहीं भी होता है। हर एक केस, हर एक इंसान अलग होता है। उसका क्या इंजरी लेवल था, उसके क्या केस थी, वो यूनिक होता है, तो इसीलिए उसका हुआ इसलिए हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको तकलीफ है और अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं, भाई डॉक्टर को दिखा दीजिए और कर लीजिए उसका ट्रीटमेंट। व्हाई सफ़र, व्हाई अंडरगो सो मच ऑफ पेन एंड फॉर सो मेनी डेज़। अगर हम उसे अनट्रीटेड छोड़ते हैं, तो वो 3 महीने से लेकर 2-2 साल, 3-3 साल तक चलता रह सकता है। और क्या होगा अगर हमने उस फ्रोज़न शोल्डर को वैसे ही छोड़ दिया? तो 2 चीज़ें हो सकती है। या तो हम धीरे-धीरे करके वो हील होता जाएगा, तब मूवमेंट अपने आप ही बढ़ जाएगी और कंप्लीट रेंजेस आपने अचीव कर ली। सो देन यू विल बी वन ऑफ दोज़ जिनका कोई ट्रीटमेंट के बिना फ्रोज़न शोल्डर ठीक हो गया। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड रह गई, क्योंकि आर्म जो है यहाँ तक ही मान लीजिए वो
विदाउट एनी पेन मूवमेंट कर रहा है, कर सकता था, और इसलिए आपने सारी मूवमेंट इतनी ही इतनी करनी शुरू की, तो इसके आगे जो उठने वाला हाथ था, वो बंद हो जाएगा। अब आपका हाथ सिर्फ यहीं तक उठता है और आप यहाँ के इस लेवल पे सारे काम कर सकते हैं। कई बार मतलब पीछे ले जाने वाला या ऊपर, इस तरह का जो भी मूवमेंट्स है, अगर यहाँ तक ही जा रहा है और आप यहीं तक ही सारे काम कर रहे हैं, तो वहीं तक ही वो जाकर जाम हो जाएगा। उसके ऊपर जब आप करेंगे तो एक तो वो जाएगा ही नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो बस ये हो सकता है कि मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड रहे, पर आपको लगता है कि वो हील हो गया, क्योंकि क्योंकि आप काम कर पा रहे हैं हाथ से सारे। एंड देयर इज अ पीस ऑफ कॉशन एडवाइस। अब ऐसा है कि कभी-कभी कुछ इंजरीज, जैसे कि आप स्पोर्ट्स इंजरीज बोल सकते हैं, जहाँ पे आप टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पर आपका हो सकता है जर्क बहुत बुरी तरह से गया हो, या आप गिर गए हैं खेलते खेलते, फुटबॉल खेलते खेलते गिर गए और हाथ पे इस तरह से गिर गए हैं, कोई वजन उठाते हुए, सूटकेसेस उठाते हुए बहुत बार रिपीटेटिव आप उठा रहे हैं, या फिर देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस व्हाई there could be some major tendon injuries or other conditions within the shoulder। तो अगर ये पेन आपका अनयूजुअल है और अगर ऐसी कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है आपके सर्जरी की, या फिर फ्रैक्चर की, या फिर इस तरह के टेंडन के रप्चर होने के जिसमें चांसेस है, ऐसा अगर कुछ है नहीं, तो फिर आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये बस फ्रोजन शोल्डर रेगुलर बिकॉज ऑफ सर्टन वन ऑफ दीज रीजंस हुआ होगा। लेकिन उसकी वजह से हमें डरने की जरूरत नहीं, एंड वी कैन वर्क ऑन इट। लेकिन अगर ऐसा कोई मेजर हिस्ट्री है, या ऐसा कुछ दर्द इतना सीवियर है कि आपको एक पल भी चैन नहीं आता, आराम ही नहीं होता, एंड डिस्पाइट ट्राइंग अ लिटिल बिट ऑफ pain relief modalities and medicines and movements, all of that, ऑब्वियसली उस समय हमें बहुत ज्यादा मोबिलाइज नहीं करना है कंधे को। जब बहुत ज्यादा पेन है तब बहुत ही प्यार प्यार से उसको सिर्फ असिस्टिव मूवमेंट जितनी रेंज है उतने में ही करना है। बहुत ज्यादा उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है इनिशियली, जब तक हमें पता नहीं चलता है कि ये अंदर से हो क्या रहा है। अच्छा, अंदर से हो क्या रहा है ये पता करने के लिए तो आपको एमआरआई स्कैन ही करना पड़ेगा, और इसीलिए थोड़ा सा क्लिनिकल जो है नॉलेज, वो अ, वो जो है वो हेल्प करता है। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, तब आप उनके ऊपर विश्वास रखें। यू कैन गो अहेड विद द रिहैब प्रोटोकॉल, अदरवाइज गेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस डन फर्स्ट and then only proceed with your therapies or treatment। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे और बतानी है आपको। कभी-कभी आप जब काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो आपको आदत होती है कि आप आर्म रेस्ट पे हाथ रखकर और फिर टाइप करें। तो ये भी हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ ये जो आप आर्मरेस्ट पे हाथ रखकर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कंधा जो है वो हल्का-सा उचकता है उसमें, और कई बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार इस तरह का कंप्रेशन आने की वजह से वो अल्टीमेटली इन्फ्लेम हो जाता है, और वो भी फ्रोज़न शोल्डर के जैसे ही सिम्पटम्स देता है, या बल्कि फ्रोज़न शोल्डर में तब्दील भी हो सकता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी टेंडनाइटिस। तो ऐसी केस में सबसे पहले तो आप रूट कॉज़ को हटाएँगे। अल्टीमेटली जो रूट कॉज़ है हमारा वो ये था कि आपने आर्म रेस्ट के ऊपर बहुत देर तक एल्बोज़ रखा। तो एक तो ये कॉन्टैक्ट फ़ोर्स यहाँ आएगा वो अलग, लेकिन यहाँ पर जो है वो कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा आता रहेगा, तो वो हमें अवॉइड करना है। ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तो मैंने इस वीडियो में कवर कर ही लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई अपना अलग सवाल है जो इसमें कवर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क। भाई, अगर ये कंधा जो है ना, ये ठीक से काम नहीं करेगा, आपको फुल डे दर्द, दर्द, दर्द देता रहेगा, या रात को सोने नहीं देगा, तो आप काम कैसे करेंगे? चाहे वो घर के हैं, चाहे आप ऑफ़िस के हैं, चाहे शॉपिंग बैग उठानी है, चाहे स्कूल की बैग उठानी है बच्चे की, काम तो आपको करने हैं। सो माइट एज़ वेल गेट वर्किंग ऑन द शोल्डर, एंड देन
Get on to your work. Happy working!